नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन पेपर, जिसको इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व। जिसको देखने के बाद आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, जो यूपी टेट परीक्षा कराता है ना, उस परीक्षा में टोटल 150 नंबर के प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्न रहते हैं। और उन 150 प्रश्नों को 5 भागों में बांटा गया रहता है। टोटल 5 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में 30-30 नंबर का प्रश्न आता है। तो पहले भाग में जो होता है वो होता है बाल विकास से संबंधित प्रश्न बनते हैं। दूसरे भाग में हिंदी रहती है। तीसरे भाग में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि यदि आप हिंदी चूज करना चाहते हैं हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश चूज करना चाहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं, या उर्दू चूज करना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं। और जो तीसरा भाग होता है ना, उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, गणित से संबंधित 30 क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट होता है 5वां वाला, उसमें आपके आते हैं पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, करंट अफेयर्स सारे उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हमारा जो विषय है हिंदी, जो कि दूसरे भाग में आता है, तो आज हम हिंदी का सॉल्व पेपर करेंगे, जो कि वो कौन सा पेपर है, 2013 का पेपर है। तो कहाँ से शुरू होता है हिंदी? हिंदी शुरू होता है 31 से लेके 60 तक। तो आज हम चलिए देख लेते हैं। पहले 31 प्रश्न से शुरू करेंगे। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, या आबनूस का कुंदा। तो देखिए, जो कपटी मित्र है ना, उसके जो सही मुहावरा होता है वो होता है आस्तीन का सांप। इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, या जितेंद्री। तो देखिए, जो इंद्रियों को जीत लेता है ना, उसको कहा जाता है जितेंद्रिय, और जो इंद्र को जीत लेता है उसे कहा जाता है इंद्रजीत। तो यहाँ पे इंद्रियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जितेंद्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है प धन अवन, प धन वन, पो धन अन, या प धन अन। तो देखिए, जो पवन है ना, पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अन, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। अभी कौन सी संधि है? इसमें अयाद संधि है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पुनर्धन जन्म, पुधन नरजन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। तो देखिए, जो पुनर्जन्म है ये विसर्ग संधि है, और उसका जो संधि विच्छेद होता है ये होता है पुनः धन जन्म, और विसर्ग का रेफरा हो जाता है जब संधि होने पर। तो इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यड़ संधि है, वृद्ध संधि है, गुण संधि है, या दीर्घ संधि। जो कि देखिए, जो इत्यादि है ना, इत्यादि में यड़ संधि है, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इत धन आदि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? कह रहा है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या चापलूसी करना। तो देखिए, जो नाक रगड़ना का अर्थ होता है ना कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि हमने नाक रगड़ दी लेकिन वो अधिकारी बात नहीं माना, तो नाक रगड़ने का मतलब क्या होगा? जाके उससे आप झगड़ा करेंगे, उससे आप क्या करेंगे? दीनतापूर्वक बड़े हिसाब से बात करते हैं ना कि भैया हमारा ये काम कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है उन्मूलन का विलोम क्या है? ऑप्शन उत्थान है, उत्कर्ष है, रोपण है, या अवनति है। तो देखिए, जो उन्मूलन होता है ना, उसका जो विलोम होता है वो होता है रोपण। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। तो देखिए, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना। क्या होता है? जड़ से उखाड़ देना। और रोपण का अर्थ होता है जड़ लगा देना। रोपाई होती है ना, जब रोपण कोई चीज़ रोपा जाता है उसको पेड़ लगाया जाता है। जब पेड़ की रोपाई होती है ना, पेड़ लगाया जाता है। और उन्मूलन मतलब होता है उस पेड़ को उखाड़ देना, ठीक है ना, उल्टा बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल, वीर काल, या बीज वपन काल। तो देखिए,
जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, उन्होंने आद्यकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है, इसलिए ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 39। क्या कह रहा है? कह रहा है अति सुधो स्नेह को मारग है, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है आलम, बोधा, ठाकुर या घनानंद। तो देखिए ये जो ऊपर पंक्ति दी गई है कि अति सुधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति है घनानंद की, इसलिए ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 40। कह रहा कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है या यमुना है। तो देखिए जो कालिंदी शब्द है ना, इसका पर्यायवाची होता है यमुना, इसलिए ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41। कह रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जो आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के ने, पहली आत्मकथा के, वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। और उन्होंने पहली आत्मकथा में लिखा क्या है? आत्मकथा में लिखा है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 42। कह रहा है कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है सिर मारना, सिर पर सिहारा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो देखिए कार्य के आरंभ होने में विघ्न पड़ना का जो अर्थ होता है ना, वो होता है सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना। लोग कहते हैं अरे हमने ये काम शुरू किया और मुसीबत आनी चालू होगी, मतलब वो कार्य प्रारंभ होने में क्या हो रही परेशानी हो रही है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 43। कह रहा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए जो शमशेर बहादुर सिंह थे ना, उनको कवियों का कवि कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44। कह रहा है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीर, केशवदास या सूरदास। तो देखिए जो ऊपर दिया गया है ना कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, के रचनाकार हैं कबीरदास जी, इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 45। कह रहा हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदत्त मार्तंड, इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो देखिए जो हिंदी का पहला अखबार था ना, पहला समाचार पत्र था, वो था उदंत मार्तंड, इसलिए ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 46। कह रहा है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो देखिए जो चिंतामणि है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जो कि 3 भागों में विभक्त है, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 47। कह रहा है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए हमने बार बार ये प्रश्न बनाया हुआ है, क्या इतना प्रैक्टिस सेट कराया है, उसमें हमने इसको कवर किया हुआ। देखिए ये भी पूछा हुआ है 2013 में, ठीक ना। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इजी आते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे ना, तो आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस सेट करते जाइए, जितने भी हमारे वीडियो मिल रही है ना, आप उनको सबको वॉच करते जाइए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, और सारे अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1893, 1900, 1903, 1905। तो देखिए जो काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना हुई थी ना सभा की, वो हुई थी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 48। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या राम प्रसाद निरंजी। तो देखिए जो प्रेम सागर है ना, वो लल्लू लाल जी की बहुत ही मशहूर रचना है, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49। कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर ना संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50।
क्या ना हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, या क्रिया के आधार पर होता है, या सर्वनाम के आधार पर होता है। तो देखिए जो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है ना, वो होता है क्रिया के आधार पर। जैसे क्रिया होती है ना कि वो जा रहा है, वो जा रही है। जब देखिए जा रहा है, जब क्रिया में जा रहा शब्द आया तो आप जानेंगे कि यहाँ पे पुल्लिंग है, और जब कहा कि जा रही है तब आप समझ गए कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो क्रिया के आधार पर ही लिंग निर्धारण होता है, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 51। कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो देखिए हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 भेदों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं हमने उसको रटा भी है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध का के रे, रारी रे, अधिकरण में पैपर, संबोधन हे वो अरे, ठीक है। तो इस प्रकार कारक के 8 भेद हो गए जो कि निम्नवत दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 52। कह रहा घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो देखिए जो घ का उच्चारण स्थान है ना वो कोमल तालव्य होता है, तालु भाग, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, तालु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 53। कह रहा 6 वर्ण का योग किससे बना है? जैसे आपको पता होगा कि जो हिंदी वर्णमाला है ना उसमें 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो 2 व्यंजनों के मिलकर बने होते हैं। तो 6 भी जो है ना ये भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो जो 2 व्यंजन से मिलकर बना है, तो 2 व्यंजन कौन कौन से है? ऑप्शन है क प्लस छ, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस स। तो देखिए जो 6 बना है ना वो क प्लस स से मिलकर बना, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, क प्लस मूर्धन्य स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 54। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। तो देखिए जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना वो है ऑप्शन 3 वाला। जो अस्पृश्यता होती है इसी प्रकार से लिखी जाती है, देख लीजिए ऑप्शन 3 में कैसे लिखा है, अस्पृश्यता, इसी प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55। कह रहा कवि का स्त्रीलिंग होता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आया है, बहुत बार परीक्षा में आता है और बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। इसको बड़ा ध्यान देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने में लोग गलती कर देते हैं। जब ऐसा प्रश्न है ना कि कवि का स्त्रीलिंग, तो आप लोग तुरंत बोला करिए कवयित्री। क्या बोलेंगे? कवि, जैसे कवित्री लोग बोल देते हैं, कवित्री नहीं होता है, पहले आप बोलेंगे क के बाद इत्री। ये अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, ठीक ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कवित्री, कवित्री, कवयित्री या कवित्री। तो देखिए हमने जो बताया था वो किसमें है? ऑप्शन 3 में ना, कवयित्री। तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 56। क्या रहा तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो देखिए तरड़ी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो होता है सूर्य, इसलिए ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57। कह रहा है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन मतलब क्या था? मछली। ऑप्शन है सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य। तो देखिए मत्स्य, मछली, मत्स्य, मछली समझ जाए ना। तो मीन का अर्थ होता है मछली, मत्स्य का अर्थ भी होता है मछली। तो मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58। क्या कह रहा है? कह रहा है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन है आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। तो देखिए जो नीचे शब्द दिए गए हैं वो अधिकतर शब्द पुत्री के संबंध में दिए गए, ठीक है ना। पुत्री, पुत्री, बेटी, कन्या, कुछ भी समझ सकते हैं। तो जो जिसका अर्थ, जिस शब्द का अर्थ पुत्री होगा वो तो संगत है, वो भिन्न अर्थ वाला नहीं, समान अर्थ वाला है। जो भिन्न अर्थ वाला होगा वही ऑप्शन सी होगा। तो देखिए जो आत्मजा है इसका भी अर्थ होता है पुत्री या बेटी, नंदिनी का मतलब भी होता है पुत्री या बेटी, और कन्या का मतलब भी होता है पुत्री या बेटी। लेकिन जो देखिए जो ये भार्या दिया है ना, भार्या का अर्थ होता है पत्नी से, ठीक है ना, पुत्री से नहीं होता, पत्नी से होता है, इसलिए ये भिन्न अर्थ वाला है, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 59। कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो देखिए अनुपम, अनुपम मतलब होता है अनोखा, क्या कहते हैं? ये तो बहुत अनुपम चीज़ है, ये तो बहुत अनुपम मतलब कि अनोखी चीज़ है, अद्वितीय है, इनके समान कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। तो अनुपम का जो पर्यायवाची हो क्या हो जाएगा? अद्वितीय। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 60, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन है कम सुनना,
सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो देखिए, जो कान का कच्चा होने का अर्थ होता है ना कि जो सुनी बातों को जल्दी विश्वास कर लेते हैं, मतलब कि वो झूठी बात भी सुनेंगे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, मतलब कि कान के पक्के नहीं, उनको सच्चाई बुराई समझ में नहीं आती है, जो भी उनको सुनाई देता है वो उसको विश्वास कर लेते हैं। तो सुनी बात पर विश्वास कर लेना, ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। देखिए, इतना आसानी से हमने 30 प्रश्नों को हल कर लिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।